अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। इद्दत में निकाह केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बेगम की सज़ा के खिलाफ अपीलें आज मुस्तरद कर दी गई हैं। केस के मरकजी अपीलें ताहाल लेकिन ज़ेर समात हैं। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर महफूज फैसला सुनाया। 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले के मुताबिक दोनों मुल्ज़िमान के पास सज़ा मुअत्तली का कोई जवाज़ मौजूद नहीं। सज़ा मुअत्तली या जमानत पर रिहाई की दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान मुकदमे के मेरिट्स पर बात नहीं की जा सकती। दोनों मुल्ज़िमान को दी गई सज़ा ना तो कलील मुद्दती है, ना ही वो सज़ा का ज़्यादा हिस्सा भुगत चुके हैं। फैसले में अदालत का पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल में मौजूद मोहम्मद रियाज बनाम सरकार केस का हवाला दिया गया है, जिसके मुताबिक मोहम्मद रियाज केस के फैसले में कहा गया है कि जमानत अंडर ट्रायल मुल्जिम का हक है, सजा याफ्ता का नहीं। पीटीआई ने इद्दत केस में इमरान खान और बुशरा बेगम की सजा के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद होने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है। फैसले के बाद पीटीआई के कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने यह कहा कि दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला दुरुस्त नहीं, इस अपने वकला के जरिए हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हम लोग अपना कानूनी हक रखते हैं इस फैसले को, जो कि ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए था। ऐसे टेक्निकल डिटेल नहीं थी और जस्टिस का तकाजा था। जिस केस में किसी किस्म का कोई पेचीदगी है ही नहीं और ये केस खाविंद और बीवी के दरमियान है, उसको पॉलिटिसाइज किया गया, उसको वेपनाइज किया गया और सजा आज मुअत्तल नहीं हुई। इसको हम लोग इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट में अपने वकला के जरिए फिल फॉर चैलेंज करेंगे। इस केस में इमरान खान और बुशरा बेगम को 3 फरवरी को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। 2 रोज पहले 25 जून को इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया की इद्दत निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया था, जबकि केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई थी। इससे पहले 14 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने दौरान इद्दत निकाह केस में साबिक वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया की जानिब से सजा मुअत्तली और जल्द समाअत की अपीलों पर समाअत 21 जून तक मुलतवी कर दी गई थी। इस दौरान जज ने अफजल मजूका ने यह भी कहा कि अगर मैं जिंदा रहा तो 10 दिन में फैसला कर दूंगा। इस केस में 29 मई को केस की समाअत के दौरान साबिक खातून अव्वल बुशरा बेगम के साबिक शोहर खावर मानिका ने जज शाहरुख अर्जुमन पर एतराज़ किया था। बाद अज़ा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत के जज शाहरुख अर्जुमन ने अपीलें किसी दूसरी अदालत में मुंतकिल करने के लिए रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा था। आपको याद दिलाते चले कि बानी पीटीआई सिर्फ इद्दत में निकाह केस में सजा के बायस अडियाला जेल में कैद हैं। इमरान खान तोशा खाना और साइफर मुकदमात में पहले ही बरी हो चुके हैं, जबकि 190 मिलियन पाउंड केस में भी बानी पीटीआई की जमानत मंजूर हो चुकी है। जहां अदालती फैसले ने बानी पीटीआई की मुश्किलात में कानूनी मुश्किलात में इजाफा किया, वहीं हुकूमत को भी सियासी स्पेशली इंटरनेशनली चैलेंजेस का सामना है। हुकूमत ओपोजिशन से मुज़ाकरात की बात कर रही है, जिसके जवाब में पीटीआई ने अपने बानी और दीगर की रिहाई की शर्त आयद की है। अदालत के फैसले के बाद हुकूमत के लिए ओपोजिशन से मुज़ाकरात एक बड़ा चैलेंज होगा। दूसरी जानिब अमरीकी मायने नुमाइंदगान से पाकिस्तान के इलेक्शन की तहकीकात के हवाले से मंजूर होने वाली करारदाद इस वक्त भी मौजूए बहस बनी हुई है। अमरीकी करारदाद पर रद्द-ए-अमल देते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अमरीकी करारदाद को पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की अधूरी समझ का नतीजा करार दिया था। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बकौल अमरीका को हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का कोई हक नहीं। पिछले 75 सालों में अमरीका ने दखल अंदाजी की, इसके नताइज हम दहशत गर्दी की सूरत में भुगत रहे हैं। आज कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वजीर खारजा इसहाक डार अमरीकी करारदाद के जवाब में उन्होंने कौमी असम्बली में करारदाद लाने का ऐलान कर दिया। उनके बकौल अमरीकी करारदाद का सख्त नोटिस लिया गया है, कुछ चीज़ें बहुत हसास हैं जिनमें ताखीर नहीं हो सकती। इस रेजोल्यूशन के मुकाबले में एक रेजोल्यूशन लाएंगे। We must show our sovereignty, we must show our unity, we must show के we mean business। ये कोई तुक नहीं है। हमने इसका नोटिस लिया है, इसकी ड्राफ्ट रेजोल्यूशन तैयार है। बोथ ट्रेजरी बेंचेस के जो जितने पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं और अपोजिशन का साथ शेयर होगी। एंड आई वुड रिक्वेस्ट that we must come in unity with a clear resolution against or in response to the US resolution। अमरीकी करारदाद के बाद इस्लामाबाद और वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत अमले की तब्दीली की बाज़ गश भी सुनाई दे रही है। बाज़ हल्के अमरीकी करारदाद को सिफारती नाकामी भी करार दे रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू करते हुए साबिक अमरीका में पाकिस्तान की साबिक सफीर डॉक्टर मलिया लोधी ने इस बारे में क्या कहा, जरा सुनिए। प्रॉब्लम्स पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनली खड़े हो सकते हैं इस करारदाद से? मेरा ख्याल है ये जो करारदाद है इससे
सियासी वैल्यू है, इसकी कानूनी हैसियत कोई नहीं है। हमारी जो नुमाइंदगी है वॉशिंगटन में वो भी बहुत कमजोर है। पाकिस्तान को ज्यादा डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करके कांग्रेस में अपनी सपोर्ट बनानी चाहिए, जो कि मैं समझती हूँ कि बहुत कमजोर है। नाज़रीन, इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म और एक नई पार्टी अवाम पाकिस्तान पार्टी के रूह रवा शाहिद खाकान अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमें पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद, जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी ज्वाइन करेंगे। अब्बासी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। दो बड़े अहम मामलात, एक तो ये जो इद्दत केस का फैसला आया, शाइक उस्मानी साहब से गुफ्तगू हो रही थी, वो कह रहे थे कि ये नामुनासिब फैसला है, शायद आगे जाके अदलिया के काम है, अदलिया हो सकता है सज़ा को मुअत्तल कर दे। आप क्या समझते हैं इस केस को देखते हुए ऐसे केसेस अदालतों में भी आने चाहिए? नहीं, ये अदालत का मामला नहीं था, बट बदकिस्मती से बन गया है और ये एक तसलसल है इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ मुकदमे बनाने का। तो इमरान खान साहब को भी एक दिन इंसाफ मिल जाएगा, क्योंकि मैं हैरान हूँ, आपने जो बताया, मैं वो पढ़ा नहीं है जजमेंट कि जी इसमें राइट नहीं है। जी वो जजमेंट में जो लिखा हुआ जी, यहाँ कत्ल के मुलजिम बाहर आ जाते हैं, कन्विक्टेड लोग, मुलजिम नहीं मुजरिम, कन्विक्टेड 302 में कन्विक्शन वाले, 302 कन्विक्शन वाले भी अपील खारिज होने तक वो बेल पे रहते हैं। ये तो अगर राइट नहीं है तो फिर अगर एक साहब का वज़ीर-ए-आज़म का राइट नहीं है तो फिर किसका राइट है? थोड़ा हमें अपने इंसाफ के निज़ाम को देखना पड़ेगा, हम कर क्या रहे हैं। इस पर एतमाद उठता जा रहा है अवाम का, मैं हकीकत से आपको कह रहा हूँ। ठीक, ये इमरान खान की बात नहीं है, किसी और की बात नहीं है। आपके इंसाफ का निज़ाम बहुत ही ठीक, उस पर बिल्कुल अवाम के एतमाद अब नहीं है। ठीक। अच्छा भाई साहब, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है जो भी आज हो रहा है या पीटीआई के जो भी एतराज़ात हैं, लेकिन यही इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए क्या क्या केसेस नहीं बनाए थे समेत आपके? बिल्कुल बिल्कुल किया है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उनके साथ भी यही हो। और मैं वही कह रहा हूँ, आप एक बुराई को दूसरी बुराई से बेहतर धोएंगे, वो उसका जो बैल ऐसे धोएंगे। ये बड़ी अजीब बात है। हमने ये नहीं कहने, मैं अफसोस होता है कि हम कर क्या रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब क्या अपने किए पर नादिम होंगे जो उन्होंने किया? ये उनका काम है जी, वो करते रहे। वो तो विक्टिम कराते थे, वो ओपनली क्लेम करते थे ये मैंने किया है, ओपनली, उसमें ढकी छुपी बात नहीं थी। वो असेंबली में उनके होते हुए उनके वज़रा खड़े होकर अपोजिशन को गाली निकालते थे, किताबें मारते थे, उनको वो शय दी जाती थी कि काम करो, जो नहीं करेगा वो असेंबली में मत आए। ये सब कुछ उन्होंने किया है, लेकिन ये मतलब नहीं कि आज आप भी उसी खराबी को दोहराएं। फिर फर्क तो ना रह गया ना, फर्क तो नहीं रह गया, बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। जो अमरीकी वाने नुमाइंदगान की करारदाद है उस पर जो हमने रद्द अमल दिया, दफ्तर खारजा का मैंने कह दिया, फिर उसके बाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट भी की, उन्होंने इंटरव्यूज़ भी दिए कि ये इस तरह से उन्होंने नहीं करना चाहिए था। आज इसहाक डार साहब ने, जो कि पाकिस्तान के वज़ीर खारजा हैं, उन्होंने कहा इसके मुकाबले में हम अपनी कौमी असम्बली में करारदाद लेके आएंगे। ये हसास मामला है। ठीक है, हम भी अमेरिका के इलेक्शन का इंतज़ार कर लेते हैं, फिर हम कहेंगे इलेक्शन वहाँ भी फॉर्म 45-47 का झगड़ा है, तो क्या करारदाद लाएंगे? देखिए, उन्होंने करारदाद पास कर दी, उनका कोई हक नहीं है हमारे मामले में इंटरफियर करें, लेकिन उनका कानून इजाज़त देता है कि उनके जो मेंबरान हैं वो ये बात कर सकते हैं कि भाई एक मुल्क में ये वाक़या हुआ है, ये मामलात हुए हैं, ह्यूमन राइट्स वहाँ पर मजरू हुई हैं, डेमोक्रेसी और फ्रीडम को ख़तरा है, तो वो इस किस्म की करारदादें पास करते रहते हैं। वहाँ पर उनको सपोर्ट भी है, क्योंकि जो अमेरिका में जो कांग्रेसमैन होते हैं, उनके हल्के में जो लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं, ख़ासतौर पर वो लोग जो फंड रेजिंग करते हैं उनके लिए, जिसमें अक्सर डॉक्टर्स होते हैं। हमारे पाकिस्तानी 70-80 हज़ार डॉक्टर है यूएसए में, तो उनका असर है, उनकी अक्सरियत जो है इमरान खान साहब के साथ है। तो उन्होंने ये करवा दिया वहाँ पर, ये उन्होंने भी मुल्क की बदनामी कराई है। यकीन करें, जो कुछ हुआ है हमारे मुल्क में हम इसको खुद दुरुस्त करना है। हमें अपने कहते हैं कि वो मैले कपड़े
डर्टी लिनन जाके वो बाजार में वॉश नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल अब उन्होंने बात कर दी है, तो अब हम क्या करारदाद पेश करेंगे, वो मैं देखना चाहता हूँ कि हम कौन सी करारदाद पेश करेंगे। ठीक। अच्छा, आज महमूद खान अचकजई साहब ने आसमा शिराजी को इंटरव्यू दिया और उन्होंने बड़ी अहम गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जी इस मुल्क के मसाइल जो हैं वो जरदारी साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने, दोनों बरसर इक़्तिदार जमाते हैं, तहरीक इंसाफ ने, इन्होंने मिल बैठ कर हल करना है। कोई ऐसा मामला नहीं है जो कि मुज़ाकरात के ज़रिए हल ना हो सके। आप एक कमेटी बनाएं, ये मामले जो हैं ये सारे हल हो जाएंगे। मेरा ख्याल है ये एक अच्छा आगाज़ हो सकता है। भाई साहब क्या ख्याल है? जी बेहतर है। अचकजई साहब के डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं। उन्होंने हमेशा आइन की बात की है, कानून की बात की है, डेमोक्रेसी की बात की है। फरिश्ता में से कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने बात हमेशा की है। और मेरा ख्याल है इस सूरत हाल में वो एक शख्स हैं जिनको शायद इनकी बात सारे सुन लें और ये बैठ जाएं। और मैं लेकिन उसमें सबका होना ज़रूरी है जी। उसमें 3-4 बड़े लोग हैं, मियाँ नवाज शरीफ हैं, जरदारी साहब हैं, इमरान साहब हैं, ये मौलाना फजल रहमान साहब हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि वहाँ पर सिर्फ ये मसाइल को हल नहीं कर सकेंगे। आज हमारे मुल्क में इक़्तिदार में जुडिशरी भी शरीक है और फौज भी शरीक है, तो उनको बैठकर ये सबको बैठना पड़ेगा। अच्छा, जब हम ये कहते हैं इक़्तिदार में शरीक हैं, थोड़ा सा इसको स्पेल आउट। उनका असर है, उनका असर है। ये हम आंखें हालात से बंद नहीं कर सकते। हुकूमती मामलात पर इन दोनों का असर है। हुकूमती जी, इक़्तिदार में, गवर्नेंस में सबका असर है। होना चाहिए, होना चाहिए ही नहीं वो और बात है, लेकिन है। अब मैं हालात में हकायक की बात कर रहा हूँ ना, कि आप आंखें बंद कर लें। यहाँ पर 32 साल करीब मार्शल्ला रहा है मुल्क के अंदर, उसके बाद भी असर रहा है इस्टेब्लिशमेंट या फौज, जो भी हम उसको समझें, तो आज भी वो इस मामले में शरीक हैं। SIFC बनी हुई है। दीगर मामलात में आपके अफसरान की जो प्रमोशन है, सिविल सर्विस के अफसरान जो हैं, वो फौज के जो इदारा है इंटेलिजेंस का, उसके बगैर प्रमोशन नहीं हो सकती। ठीक। तो ये सारे मामलात हैं। तो हम इससे आज ये मुल्क सबका है, ये जुडिशरी का भी है, एस्टेब्लिशमेंट का भी है, सियासतदानों का भी है, इस मुल्क के अवाम का भी थोड़ा बहुत असर है। तो आज हल निकालें। मैं आपको हकीकत से कहता हूँ, ये मुल्क नहीं चल सकता इस तरह। अपने आप को धोखा मत दें, किसी बेवकूफ़ी में मत रहें, गलतफहमी में मत रहें। बहुत मुश्किल हालात हैं और एक ही रास्ता है। जगदीश साहब जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ठीक। किसी और के पास रास्ता है, वो बता दे। ठीक। अच्छा भाई साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं, और आप मेरा ख्याल है पिछले 1.5-2 सालों से यही बात कर रहे हैं। क्योंकि मुझे नजर आता है ना, मैं पहले से नजर आ रहा था कि हम किधर जा रहे हैं जी, इसलिए मैं नहीं बात करता था। इसीलिए आपने PMLN को छोड़ दिया? नहीं, PMLN को तो मैं इक़्तिदार में आ रही थी, मुझे ये भी सारे पाकिस्तान को पता था, आपको भी पता था कि PMLN इक़्तिदार में आ रही है। उसके बावजूद उसको छोड़ना कुछ मकसद था ना। मकसद यही था कि हम मुल्क की बात तो कर सकें कि हम इस खराबी का हिस्सा नहीं बनेंगे। ठीक। इलेक्शन, अगर आप अवाम की राय का एहतराम नहीं करेंगे, इलेक्शन मुल्क में चोरी होते रहेंगे, फिर अमेरिका भी करारदादें पास करेगा, फिर और भी आप पे बातें करेंगे। जब आपका घर कमज़ोर होगा, फिर दूसरे को मौका मिलता है। आखिर में भाई साहब, अवाम पाकिस्तान 6 जुलाई को बाकायदा से आप अपनी जमात जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होगी, 13-14 लोग उसमें शामिल होंगे। जी, 17 फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो उसके शामिल होंगे। अच्छा। फिर उसमें 30 हो जाएंगे, हम 13 और लोग नॉमिनेट करेंगे जो पार्टी को बनाएगी ग्रास रूट सतह से। अच्छा, साफियों का भी कोई विंग होगा उसमें? साफी को वैसे अब तो 90% अलाइंड ही हो गए यहाँ एक पार्टी से। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी सब शामिल हैं इक़्तिदार में। आपको भी, मैं बात कर रहा था ना, एस्टेब्लिशमेंट, फौज, सियासतदान, मीडिया भी होनी चाहिए। शाहिद खकाना भाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। राज़ीन, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक राज़ीन। ब्रेक से पहले साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकाना भाई साहब की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चंद साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अचकजई साहब ने आज इंटरव्यू दिया है और उन्होंने एक बात कही है जो कि पीपल्स पार्टी की भी लाइन रही है कि बैठ के बात करनी चाहिए। मतलब पहली दफ़ा एक बात, चूंकि अब वो उस इत्तेहाद के सरबराह हैं जिसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल है, वो ये कह रहे हैं कि इस मुल्क को मौजूदा बहरान से जरदारी साहब और PTI और नवाज शरीफ साहब बैठ कर निकाल सकते हैं। बिस्मिल्लाह। देखिए, मैं तो आदल पहले दिन से ये कह रहा हूँ, मेरा को आज का मौक़िफ़ नहीं है। मेरा जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे उस दिन से ये मौक़िफ़ है जी कि पाकिस्तान
भंवर में फंस चुका है। आप अपनी हालत दे लें, अपनी पॉलिसीज़ देख लें, अफ़गान वार की पॉलिसी हो या आपकी इंडिया रिलेटेड पॉलिसी हो या आपकी पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिसीज़ आपकी हो, कोई भी पॉलिसी हमारी कामयाब क्यों नहीं हुई? सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से। और डिलीवरिंग मशीनरी नहीं चल सकी, हुकूमती मशीनरी बिल्कुल डिलीवर नहीं कर सकी। तो अब इसके पास लड़ाई आप लड़ते रहें तो एक साइड पे किस तरह आप समझते हैं कि मुल्क खुशहाल हो, या मुल्क चल भी नहीं सकता लड़ाई की वजह से। खुशहाली तो दूर की बात है, अभी चल रहा है मुल्क? नहीं चल रहा, लड़ाई की वजह से नहीं चल रहा। कौन कहता है कि चल रहा है? तो ये तो मतलब ये तो ऐसे देखें, आप बड़े अहम इत्तेहादी हैं, आप देखें, आप अगर क्या उनको एहसास है कि मुल्क चल रहा है या नहीं चल रहा? देखिए, मैं नून लीग के जो मुझे बड़े सीनियर्स बंदे मिलते हैं, मीटिंग्स भी हुई हैं, वो भी परेशान है कि हालात ठीक नहीं है, मुल्क तो मुश्किल हालात में है। अब ये अलहदा बात है, वो कहते हैं किसकी वजह से है, कोई कहता है किसकी वजह से है। एक नुक्ते पे तो मैं समझता हूँ सबका इत्तेफाक है कि नहीं चल रहा, कि मुल्क भंवर में फंसा हुआ है। इकॉनमी हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, गवर्नेंस हो, एनर्जी क्राइसिस हो, क्लाइमेट चेंज हो, इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी हो, इस मुल्क का जो भी आप देख लें, कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसमें आप ये कह सकें कि रावी सुख चैन है। ठीक, अच्छा, ये जो इस वक्त बुरान है, एक बात से आप भी एग्री करेंगे कि इसमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत वक्त की होती है, CBMs कुछ करने होते हैं। क्या CBMs इस वक्त आपके ख्याल में किए जाने चाहिए? फ़ौरन के तरीके इंसाफ भी बैठ जाए। वो तो कहते हैं खान साहब को रिहा करें, इधर से ये लोग कहते हैं 5 साल उसने बाहर नहीं आना। देखिए, मेरा ख्याल है हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को 1 पेज पे होना चाहिए, फिर ही कोई CBM हो सकते हैं। अच्छा, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट 1 पेज पे नहीं होंगे तो CBM भी नहीं हो सकेंगे। इस वक्त तो नज़र आ रहा है एक ही पेज पर, तो एक पेज पे हैं तो फिर CBM होने चाहिए। अच्छा, वो CBM वर्करों की रिहाई की सूरत में हो सकते हैं। केसेस जो बने हुए हैं, बेजा हज़ारों केसेस लोगों पे बने हुए हैं, वो ख़त्म किए जा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिकली डील कर सकते हैं। अचकज़ई साहब के ज़रिए, मौलाना के ज़रिए आप बैठ के बात की जा सकती। वो अचकज़ई साहब का हक, मैं समझता हूँ जितनी प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है उतनी ही आप अचकज़ई साहब की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो एक इत्तेहाद के सरबराह हैं और उनके आसफ अली जरदारी साहब से और मियां नवाज शरीफ साहब से बहुत अच्छे तल्लुकात हैं जी। पहले इत्तेहादी भी रह चुके हैं, एक दूसरे को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। तो मेरे ख्याल में वो बात कर सकते हैं खोल के, और उनको करनी चाहिए। पता नहीं, उनको ओपन बात करनी चाहिए, ढकी छुपी भी, ऑफ द कैमरा भी नहीं करें। मैं समझता हूँ सबके सामने करनी चाहिए बातें उनको, ताकि मुल्क में जब आप बातचीत ही शुरू करेंगे ना तो आपका समझे कि लोगों को सुकून आ जाएगा। अब इस वक्त जो हालात हैं इसमें लोग भी बेयकीनी की सूरत हाल में मुब्तला हैं, और ऑलरेडी लोगों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। 30-60% लोग तो वो हैं जो बिल्कुल, मैं समझता हूँ वो उस लकीर से नीचे चले गए, पावर्टी जो लाइन है ना आपकी, उससे भी नीचे चले गए। बतौर सदर मुमलिकत जरदारी साहब को क्या किरदार अदा करना चाहिए इस वक्त? लेकिन जरदारी साहब तो मेरे ख्याल में वो कोई भी जो पॉजिटिव किरदार है उसकी वो सलाहियत भी रखते हैं, और वो ब्रेक थ्रू भी कर सकते हैं। उसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल वो तैयार है, वो तो ओपन डिबेट करते हैं, वो तैयार है। उनको कुछ गारंटीज चाहिए होती है ना, कोई बातचीत। देखें, हम तो बैठे TV टॉक शो में या हम महफिल में बैठे, हम जैसे लोग तो बात कर सकते हैं, लेकिन जो पार्टी का सरबराह या सरबराह मुमलिकत है उसकी तो वो जिम्मेदारी होती है। फिर जब बातचीत वो शुरू करेगा, वो अगर हुकूमत से बात करेंगे या एस्टैब्लिशमेंट से करेंगे या किसी और से करेंगे, तो फिर उसकी दोनों साइडों पे जिम्मेदारी बन जाती है। फिर जिम्मेदारी को गारंटीज होती हैं, कोई जिम्मेदारी लेनी होती है, तो वो करनी चाहिए। ये ऐसी चीज़ देखिए, इसका एजेंडा क्या है? अवाम, इसका एजेंडा क्या है? पाकिस्तान, इसका एजेंडा क्या है? खुशहाल पाकिस्तान। अब इसका किसी का ज़ाती एजेंडा तो नहीं है कि इक़्तिदार छीन लो या इक़्तिदार दे दो या इक़्तिदार ले लो या नौकरी बचा लो या नौकरी छोड़ दो। ये एजेंडा नहीं होना चाहिए। एजेंडा है पाकिस्तान बचाना। मौजूदा हालात में पीपल्स पार्टी के लिए ये क्या दुरुस्त फैसला होगा कि काबीना में आ जाए, वफाकी काबीना में? देखिए, मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी एक ग्रैंड डायलॉग अगर करवाए ना काबीना से भी, वो बड़ी जिम्मेदारी है इस वक्त। अच्छा, एक ग्रैंड डायलॉग को पीपल्स पार्टी इस वक्त इनिशिएटिव लेना चाहिए, और ग्रैंड डायलॉग के जरिए इस मुल्क को इस भंवर से निकालना चाहिए। मतलब काबीना इतना अहम है नहीं है मामला कि शामिल हो ना हो, ग्रैंड डायलॉग आपके ख्याल? मैं समझता हूँ काबीना में शामिल होने से भी ग्रैंड डायलॉग ज्यादा अहम है। पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालना इस वक्त अहम है। और देखिए, हम आने वाली नस्लें को आज से 10 साल पहले हम बैठ के बातें करते थे, तो आज उनसे भी 10 साल पहले वाले हालात से भी हम बदतर की तरफ जा रहे हैं। तो अब जब 5-6 साल बाद जो जिंदा होगा वो बातचीत हम करेंगे, तो आज वाले वाक़या को आप याद करेंगे कि यार काश 5 साल पहले ये हो जाता। तो आज वक्त है, कर लेना चाहिए। ये इक़्तिदार, ये सारी चीज़ें तब ही आप एंजॉय करेंगे
अब अगर हम सीरियस, मैं समझता हूँ जो भी इस वक्त डायलॉग से भागेगा वो इस मुल्क से मुखलिस नहीं है, चाहे वो जो भी जमात हो, कोई भी बंदा हो, वो इस मुल्क से मुखलिस नहीं है। अच्छा, इसमें चंद साहब जो ये अज़्म पाकिस्तान इस्तेकाम की बात हो रही है वो तकरीबन यही है कि भंवर से मुल्क को निकालना है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी देनी है, सिक्योरिटी के मामलात को भी स्टेबिलिटी देनी है, तो ये ग्रैंड डायलॉग में उस पर भी बात हो जानी चाहिए। क्योंकि एक देखे ना, हुकूमत से क्या गलती, उन्होंने अनाउंस किया जी एक और ऑपरेशन होने वाला है, 4 जमातों ने ऑलरेडी कह दिया कोई ऑपरेशन की जगह नहीं है। उसके बाद इन्होंने कहा जी ये तो एक स्ट्रेटजी है, अज़्म इस्तेकाम जो है वो असल में तो यही इस्तेकाम देना है मुल्क को, चूंकि हर तरफ दहशतगर्दी भी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, तो ये चीज़ें सारी नेशनल एक्शन प्लान, दहशतगर्दी भी बहुत ज़्यादा है, लाकानूनियत, बैड गवर्नेंस भी इस वक्त बहुत ज़्यादा है। हमारे इलाकों में डकैतियाँ, कत्लो गारत इतनी हैं कि आपके करीबी साथी, मैं कहता हूँ हमारे आम चेयरमैन लेवल के लोग, काउंसिल लेवल के लोग, प्रोमिनेंट लोग रोज़ाना मार के ब्रस्ट मारते हैं, दिन दिहाड़े 5-5 बंदे मार जाते हैं, चले जाते हैं, पकड़े भी नहीं लोग जाते। अच्छा, ये पंजाब की हालत है। तो मैं समझता हूँ कि आप तो कच्चे का इलाका ही है, मैं कहता हूँ हर तरफ कच्चा बना हुआ, ये सिर्फ कच्चा, इस तरफ आप बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, डेरा इस्माइल खान, फाटा में आप जो रोज़ाना हम अपने शहीदों की लाशें उठाते हैं, जवानों की, अब इन चीज़ों को सामने रख के मैं समझता हूँ डायलॉग 1 मिनट लेट नहीं होना चाहिए। और मैं हैरान हूँ कि डायलॉग हो क्यों नहीं रहा, क्यों नहीं कर रहे, और अगर कर भी रहे हैं कोई पसे पर्दा तो वो लोगों को बताएं ताकि लोगों को सुकून की नींद तो आए। लोग तो परेशान है कि ये क्या होगा, ये लड़ाई रहेगी, हर वक्त तू मैं तू तकरार रहेगी। अब देखिए, आप किसी को जेल में रखें, किसी को बाहर निकालें, किसी को ट्रायल करते रहें, जब लोग ये लड़ाई देखते हैं ना तो यकीन करें आम दुकानदार भी परेशान होता है कि यार ये हमारी बात तो नहीं हो रही। वो तो समझते हैं कि असेंबली में हमारे बिजली के बिल की बात हो, हमारे चूल्हे की बात हो, हमारी महंगाई की बात हो, मेरी बच्चे की एजुकेशन की बात हो, बच्चों की रोजगार की बात हो, किसान अपने किसान खाद की बात सुनना चाहता है, अपने ट्रैक्टर सस्ता होने की बात सुनना चाहता है। ये जो लड़ाई असेंबलियों में आप यूं हो गया, हमारे बंदे गिरफ्तार कर रही है, आपने कर दिए, तू कर रही, जो रोज ख्वाजा आसिफ साहब या अपना तारड़ साहब या उमर यूब साहब जो गुफ्तगू करते हैं, यकीनन लोग नापसंद करते हैं, नफरत करते हैं गुफ्तगू से। इससे तो चंद साहब आखिर में फिर मुझे ये बताएगा, देखिए फिर ये तो असेंबली में कल की आपने देख, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं आए डायलॉग करें, उमर यूब साहब कह रहे हैं पहले आपने खान को छोड़ना होगा। तो आप तो बड़ी सिंपल सी बात कर रहे हैं, एक तो आपने अपनी पार्टी को ये कहा कि ग्रैंड डायलॉग का आगाज करें, फिर आप ये कह रहे हैं कि 1 मिनट भी मुज़ाकरात लेट होना जो है वो मुल्क के साथ वो वफा नहीं होगी। बिल्कुल वफा नहीं होगी। और शहबाज शरीफ साहब को, चकज़ई साहब को टेलीफोन करना चाहिए, अगर उनके घर जाना पड़े तो जाना चाहिए डायलॉग के लिए। वो डायलॉग की बात है चकज़ई साहब जो कर रहे हैं, तो शहबाज शरीफ साहब को या अपनी कैबिनेट के मेंबर उनके पास भेजने चाहिए या खुद जाना चाहिए। अगर मैं उनकी कैबिनेट में होता तो मैं उनको साथ लेके भी चला जाता। नदीम अफजल चंद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। राज़ीन वक्त चाहता है जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक राज़ीन। आज इद्दत केस में उस पर तफसीली गुफ्तगू हुई जो इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को 7 साल की सज़ा सुनी थी, उसके खिलाफ जो अपील थी वो आज खारिज हो चुकी है। इस पर बात करेंगे। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मानी साहब, इद्दत केस वाला आपने देख लिया होगा मामला, आज जो फैसला आया वो दरख्वास्त खारिज होगी, कैसे देख रहे हैं आप इसको? क्या आपके ख्याल में ये फैसला आगे जाकर सेटिस्फाइड हो सकता है या दुरुस्त फैसला हुआ ये आज? देखिए, ये फैसला जो है जो किया गया है सेशन कोर्ट में, ये मेरे ख्याल में ये नामुनासिब था, उनको करना नहीं चाहिए था, क्योंकि कोई जवाब नहीं था। इद्दत का मामला देखो खत्म हो गया, क्योंकि 4-5 साल हो गए डिवोर्स के, हमल तो था नहीं, तो वो जवाब से था कि उसको वो सेटिस्फाइड कर रहे थे पनिशमेंट को। लेकिन बस उन्होंने जो टेक्निकल ग्राउंड्स ये कि चूंकि इस किस्म का जो केस होता है इसमें जमानत मिल सकती है, तो इसकी जरूरत नहीं है कि सजा को तराजम किया जाए, तो और इस वजह से उन्होंने टेक्निकल पॉइंट पर उसको उन्होंने खत्म कर दिया केस को। लेकिन मेरे ख्याल में ये नामुनासिब था, क्योंकि इसकी कोई रीजनिंग नहीं थी, और ये एक जरूर थी बात कि अपील के लिए टाइम मुकर्रर कर दिया गया था 1 जुलाई या 2 जुलाई थे मेरे ख्याल में, कि अपील को सुना जाए। हाई कोर्ट ने ऑलरेडी ऑर्डर किया हुआ है, तो वो उस बेसिस पर भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने उसको किसी और बेसिस पे टेक्निकल पे कर दिया। अब चूंकि फैसला हो गया और ये सियासी ये जो मुलाकात थे इसके जो
सेट असाइड करने के लिए सजा की, वो जो मुहर्रकात थे वो ये थे कि वो सियासी चीज थी। वो चाहते थे किसी न किसी तरीके से उनका लीडर जो है पीटीआई का वो बाहर आ जाए। तो अब उसको उनको लाजमी है कि उसको कंटिन्यू करें और उसके खिलाफ अपील फाइल करें। वो कर ली, मेरे ख्याल में वो इस्लामाबाद में कर ली होगी उन्होंने, अभी तक अपनी ये कर लेंगे कल तक। अब जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के पास जाएगा तो उसके पास देखिए उसको देखने के लिए दो तरीके। एक तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ये कहेगी कि चूंकि ऑलरेडी इसमें टाइम जो मुकर्रर था अपील का वो आ गया है, तो अपील सुनी जाए बजाय इसके कि सजा को सेट असाइड कर दिया जाए, तो वो कर सकती है। दूसरी बात, अगर उसको दूसरे एंगल से देखें कि इसमें कोई जवाब नहीं था कि उनको इम्प्रिजनमेंट की जाए, उनको सजा बरकरार रखी जाए, क्योंकि वो जो मुहर्रकात होते हैं इज्जत के वो तो है नहीं, तो वो उसको सेट साइड भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल में जो ये सियासी मामले हैं सबको मिला के देख करके जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के पास केस जाएगा तो ये जो फैसला है इनका ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो शायद उस्मानी साहब, सजा मुअत्तल नहीं हुई, दरख्वास्त खारिज होगी, लेकिन केस का असल फैसला अभी आना बाकी है। क्या उसमें आप कोई रिलीफ मिलता देख रहे हैं? दूसरा ये कि इस मामले को लाहौर हाई कोर्ट में भी उसकी अलग से समाअत है। लीगली स्पीकिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिर पीटीआई क्यों जा रही है अगर लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला ऑलरेडी है? तो देखिए फैसले दो है ना। एक तो फैसला ये है कि ये जो सजा है इसको मुअत्तल किया जाए। इसके जो इन्होंने फैसला कर दिया सेशन कोर्ट ने कि सजा मुअत्तल नहीं हो सकती, एक तो ये एक फैसला है कोर्ट का जिसके खिलाफ उनके पास राइट है कि वो जा सकते हैं। क्योंकि सियासी अंदाज से देखा जाए तो ये जहाँ तक के पीटीआई का ताल्लुक है वो वो जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और वहाँ पे वो चाहेंगे कि उनकी सजा मुअत्तल हो जाए। वो अपील की बात, एक दफा अगर सजा मुअत्तल हो गई तो अपील की इम्पोर्टेंस तकरीबन खत्म ही हो जाती है। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पर हमने कल भी तफसीली गुफ्तगू की। डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा हमारे साथ थी, आज भी उस पर शायद खकान साहब ने भी गुफ्तगू की। इस वक्त उज़ैर यूनुस साहब मारूफ तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मुताज नहीं है, अमेरिका से ही हमारे साथ मौजूद है, अमरीकी सियासत को बड़ी गहरी नज़र से वो देखते हैं। उज़ैर यूनुस साहब, आज पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये ऐलान किया कि हम कौमी असम्बली में अब उनके मुकाबले में एक करारदाद ला रहे हैं। उसका कोई ख़ास असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा आपसे ये समझना है कि ये करारदाद आई कैसे, और ख़ुसूसन हमारे ऑडियंस के लिए कि वहाँ पर ये फंडिंग का मैकेनिज्म और किसी सेनेटर के पास जाकर उनके साथ लॉबिंग करना या उनको कहना कि आप इस इशू पर बात करें, ईवान में इस इशू पर बात करें, इस कॉन्टेक्स्ट में ज़रा हमें समझाइएगा प्लीज़। जी आदिल, शुक्रिया। ये जो रेजोल्यूशन आई ये कोई अनहोनी बात नहीं है। कम से कम 2022 अप्रैल से तकरीबन 2.5 साल से पाकिस्तानी डायस्पोरा जो अमेरिका में मौजूद है, जो इमरान खान साहब की सपोर्ट करता है, तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्तगी रखता है किसी तरह से, वो कोशिशें कर रहे हैं इंगेज करने की अमेरिकी इंतज़ामिया को, चाहे वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हो, चाहे वो सेनेट हो, चाहे वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन हो। तो उन्होंने इस पे हियरिंग्स भी करवाई हैं, इंगेज भी किया है कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को, उनसे स्टेटमेंट्स भी डलवाई हैं। आपने कवर भी किया था थोड़े टाइम पहले, लेटर के ऊपर सिग्नेचर्स भी थी। तो ये सालों से चल रहा है सिलसिला, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक फंडिंग की बात है, अमेरिका का निज़ाम बड़ा ट्रांसपेरेंट है। उसके अंदर आप कोई भी शहरी हो अमेरिका का, वो अपने कांग्रेसमैन, कांग्रेस वुमेन, सेनेटर के साथ इंगेज कर सकता है, उनको डोनेशंस दे सकता है, और ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज की जाती हैं। तो पाकिस्तानी डायस्पोरा के जो मेंबर्स हैं जिन्होंने इस इशू को उठाया है, वो काफ़ी टाइम से बड़े ट्रांसपेरेंटली फंड कर रहे हैं कुछ कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को, और उसके नतीजे में इनकी कोशिशों के बाद ये रेजोल्यूशन फ्लोर पर आई और 2 या 3 दिन पहले पास हो गई। अच्छा, तो मुझे उज़ैर ये बताइएगा, ये एक तो ये नॉन बाइंडिंग है, लेकिन व्हाट डज द पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इसकी क्या है? मतलब पाकिस्तान पर किस किस्म का इम्पैक्ट जो है वो आ सकता है? ऑल्दो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन पे तो इतना उसका वो नहीं होगा, जो भी टुवर्ड्स पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान है यूएस की, उस पर भी शायद इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन अदरवाइज कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट इसकी है, इस करारदाद की।
जी, तो अब देखें डेटा को हम देख लेते हैं। ये 118वीं कांग्रेस है अमरीकी तारीख की, और इस कांग्रेस के अंदर तकरीबन 500 से ज़ायद इस तरह की रेजोल्यूशंस जो हैं वो कांग्रेस में आ चुकी हैं, हाउस में आ चुकी हैं। मैं आपको मिसालें दे देता हूँ। इसमें मेरिक गार्लैंड जो कि अमरीकी इंतज़ामिया के एक अहम रहनुमा हैं, लीडर हैं, उनको कंटेम्प्ट में होल्ड करने की रेजोल्यूशन भी पास हुई है। उसके अंदर पाकिस्तान के ऊपर जिस पे हम बात कर रहे हैं उस पर रेजोल्यूशन पास हुई है। शहद की मक्खियाँ होती हैं, उनकी इम्पोर्टेंस के ऊपर रेजोल्यूशन पास हुई है। तो मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि हर तरह की रेजोल्यूशन जो है इस निज़ाम में पास की जाती है। हाउस जो है एज अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, वो इन चीज़ों पे अपनी आवाज़ उठाता है जो वो समझते हैं कि अमरीकी अवाम जो है उनको चाहती है कि इन चीज़ों पे बात की जाए। तो जो इम्पोर्टेंस है रेजोल्यूशंस की वो वेरी करती है। जैसे मैंने कहा, शहद की मक्खियों की इम्पोर्टेंस से लेके पाकिस्तान में जमहूरियत तक की रेजोल्यूशंस जो हैं वो आती हैं हाउस के अंदर। अमेरिका का जो निज़ाम है, दूसरा ये जानना ज़रूरी है कि पॉलिसी मेकिंग बिलखुसूस फॉरेन पॉलिसी का डोमेन वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन में आता है, यानी कि सदर और सदर की इंतज़ामिया के अंडर आता है। कांग्रेस का जो काम है वो ओवरसाइट का है, यानी कि वो पूछगछ करें स्टेट डिपार्टमेंट से, डिफेंस डिपार्टमेंट से, इंतज़ामिया से वगैरह वगैरह। वो अप्रूव करते हैं एम्बेसडर्स, तो उसके थ्रू वो इन्फ्लुएंस करते हैं फॉरेन पॉलिसी को। और तीसरा और सबसे अहम जो उनका रोल है वो ये है कि जब इंतज़ामिया कहती है कि हमें किसी मुल्क की माली मदद करने के लिए या मिलिट्री मदद करने के लिए पैसे चाहिए, तो कांग्रेस उस पर वोट करती है। इंतज़ामिया खुद अपने एवज पैसे नहीं दे सकती। तो इस वक्त जो रेजोल्यूशन आई है, इसका फॉरेन पॉलिसी बिलखुसूस अमेरिका का रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ किस तरह होगा, डायरेक्ट कोई असर नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म रेपरकशन ये है कि अगर ये बात चलती रहेगी इसी तरह, और अगर कल या परसों या कुछ महीने बाद बाइडन इंतज़ामिया कहे कि भाई हमें पाकिस्तान को थोड़ी ज़्यादा इमदाद देनी है, तो वो इमदाद का मसला जो है वो कांग्रेस में फंस जाएगा, क्योंकि अमेरिकी कांग्रेस एक अपोजिशन ले चुकी है कि वो पाकिस्तान में जमहूरियत के ऊपर नज़र डाले हुए है। तो अगर फंडिंग की कोई रिक्वेस्ट आएगी जो इस वक्त ऐसा नहीं है, तो वहां मामला फंस सकता है। मामला फंसेगा, अदरवाइज आप समझते हैं कोई इतना ज्यादा बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा यूएस पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान पे। उज़ैर, आखिर में मुझे बताइएगा, अभी तक जो पाकिस्तान से रिएक्शन आया, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर है, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर है या फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन है, कैसे देख रहे हैं आप इस रिएक्शन को? जी, एक तरह से ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट जारी की। आज मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो कि फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने कहा हम भी रेजोल्यूशन लाएंगे। अगर वो लाना चाहते हैं तो आई डोंट थिंक उसका कोई ऐसा इम्पैक्ट होगा अमेरिका के अंदर। जैसे मैंने कहा कि रिलेशनशिप विल कंटिन्यू एज इज, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तानी एलीट्स को दो चीज़ें याद रखनी चाहिए या अपने जहन में रखनी चाहिए कि अगर आप ये रेजोल्यूशन लाते हैं इस्लामाबाद में, तो जिस तरह की यूनिटी हमने अमेरिकी कांग्रेस में देखी वो तो आपको नज़र नहीं आएगी इस रेजोल्यूशन पे। तो वही शोर शराबा होगा, क्योंकि पीटीआई के जो रहनुमा है वो ऐसी रेजोल्यूशन को मेरे ख्याल में एटलीस्ट फॉर नाउ सपोर्ट ना करें। तो वो शोर शराबा क्या रिफ्लेक्ट करेगा पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के ऊपर, नंबर एक। नंबर दो, इसका इम्प्लिकेशन सोचना चाहिए कि इस वक्त जब आप IMF प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं और आपकी मईशत कमज़ोर है, तो आप IMF के अंदर वोट्स अमेरिका के भी हैं, तो आप ज़्यादा आगे ना बढ़ जाएं। मुझे नहीं लगता इतना आगे बढ़ेंगे, कैलकुलेटेड ही रेजोल्यूशन होगी। लेकिन ये रिस्क भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त IMF की ज़रूरत है उसको, और अगर आप कुछ ज़्यादा सख्त ज़ुबानी अपनाते हैं अमेरिका के नज़दीक, तो ऐसा ना हो कि रिलेशनशिप में कुछ वॉलेटिलिटी आ जाए। होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज है जो सोचनी चाहिए लोगों को। उज़ैर, यू की सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑल द वे फ्रॉम द US। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाज़त दीजिए।